हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आप सब लोग अच्छे होंगे तो उम्मीद करते हैं, भगवान से, अल्लाह ईश्वर से आशा करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए अध्याय, नए चैप्टर हिंदी गोधली काव्य खंड क्लास 10th का लेके आए हैं, जो कि आपका अध्याय है 8। अध्याय 8 का हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद है जो चैप्टर यानी कि कविता जो लिखा गया है, उस कविता को हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो बिल्कुल है जो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बढ़िया से देखिएगा। और चलिए हम टाइम को देखते हुए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय में देखेंगे बाबू कुंवर नारायण जी का। अध्याय आपका 8 है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता है, जो कि कवि हैं कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष के हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण क्या जी का हम कवि परिचय देखेंगे। तो कुंवर नारायण जो कि जन्म लिए 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण जी बाबू जन्म लिए। उसके बाद है कहाँ जन्म लिए बाबू? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर पूछेगा या एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जाम में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कुंवर नारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में बाबू हुआ। और कहाँ हुआ? तो लखनऊ। कहाँ हुआ बाबू? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे चलेंगे। सन 1950 ईस्वी में कविता लिखना शुरू किए। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इस आपके अध्याय से कि कुंवर नारायण जी है वो कितने ईस्वी में कविता लिखना शुरू किए? तो सन 1950 ईस्वी में कविता लिखना शुरू किए। आगे चलेंगे। कविता के अलावा चिंतन परक भी थे, चिंतन परक लेख भी लिखते थे बाबू, कहानी भी लिखते थे, सिनेमा भी लिखते थे, और अन्य कलाओं पर इन्हें समीक्षाएं, अन्य कलाओं पर इन्होंने समीक्षाएं लिखी। मतलब ये सिर्फ कविता ही नहीं लिखते थे, बल्कि कविता के अलावा चिंतन परक लेख लिखते थे बाबू, कहानी भी लिखते थे, सिनेमा भी लिखा करते थे, और ये अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं भी लिखी हैं। आगे चलेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ से तो आपको एक न एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है बाबू आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो ध्यान दीजिएगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह है, परिवेश है, हम तुम है, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। उसके बाद है इन दिनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी काव्य संग्रह में। इन दिनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे कि इन दोनों कविता के रचनाकार कौन है? तो बाबू है कुंवर नारायण जी हैं। उसके बाद चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, ये भी पूछा गया है, तो कुंवर नारायण जी है। उसके बाद है हम तुम या अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने हो गया, कोई दूसरा नहीं, तो हम तुम भी याद रख लेंगे। यानी कि इनकी काव्य संग्रह में आप 3 गो इनकी रचनाएं याद रख लेंगे कि चक्रव्यूह है जो कवि कुंवर नारायण जी का है जो काव्य संग्रह है। उसके बाद है इन दिनों के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। हम तुम के कवि कौन है या रचनाकार कौन है? तो कवि कुंवर नारायण जी। आगे चलेंगे। प्रबंध काव्य इनका है बाबू आत्मजयी। आत्मजयी के नाम से प्रबंध काव्य लिखे हैं। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, ये भी एक कहानी संग्रह है। तो आकारों के आसपास इनका क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका इम्तिहान हॉल में कि आकारों के आसपास निम्नलिखित में क्या है? कहानी है। उसके बाद कविता है, उपन्यास है या साक्षात्कार है। तो क्या मारिएगा? आकारों के आसपास कहानी है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। समीक्षा, आज और आज से पहले, ये समीक्षा के नाम से ये जो ऊपर में बताया गया है कि ये सिनेमा भी लिखते थे बाबू, समीक्षा भी करते थे। उसके बाद चिंतन परक लेख भी लिखते थे, और अन्य कलाओं पर भी समीक्षा भी। तो ये कहानी इनका देख लिए कि आकारों के आसपास के नाम से कहानी लिखे हैं। प्रबंध काव्य भी देख लिए, आत्मजयी के नाम से प्रबंध काव्य है। समीक्षा है बाबू आज और आज से पहले, इस नाम से एक समीक्षा लिखे हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार का इंग्लिश में हम आप लोग को बता दें कि साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। तो इंटरव्यू ए है मेरे साक्षात्कार, मतलब इन्हीं का इंटरव्यू, मेरे साक्षात्कार के नाम से एक इन्होंने साक्षात्कार लिखा है बाबू। इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए है जो कुंवर नारायण जी को कौन कौन से अवार्ड, कौन कौन से पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है बाबू, कुमार आसन पुरस्कार इनको प्राप्त है,
व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त है, प्रेमचंद्र पुरस्कार प्राप्त है, लोहिया सम्मान पुरस्कार प्राप्त है, उसके बाद कबीर सम्मान पुरस्कार है। तो इतने पुरस्कार, इससे भी ज्यादा हो सकता है पुरस्कार इनको मिला होगा, लेकिन इतना आपका किताब में दिया हुआ है। तो इतना में आप जरूर याद रखेंगे कि कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, कुमार आसन पुरस्कार और प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान। ये 4 को आप याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार और कबीर सम्मान और लोहिया सम्मान और प्रेमचंद्र पुरस्कार। इतने पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है बाबू। आगे देखेंगे कि ये संवेदना के कवि हैं। कैसे कवि हैं कुंवर नारायण जी? तो संवेदना के कवि हैं। सबसे लास्ट पंक्ति में देखेंगे बाबू, ये बिल्कुल छोटा सा आपका चैप्टर है। कवि कुंवर नारायण जी एक वृक्ष की हत्या पर इन्होंने अध्याय में आपके चैप्टर में आए हैं सामने। यह कविता कुंवर नारायण जी की कविता इन दिनों से संकलित है। यह जो कविता है बाबू, एक वृक्ष की हत्या, वो कौन से कविता से संकलित है? तो इन दोनों कविता से संकलित है। आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बन सकता है कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो कौन से कविता से लिया गया है, कौन से कविता से संकलित है? क्या बताएंगे? इन दिनों कविता से संकलित है। तो इस तरह से आपका कवि परिचय आपका समाप्त होता है बाबू। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। अब चलते हैं बाबू, मेरे पास किताब है और हम चलते हैं एक किताब में एक वृक्ष की हत्या पर है, जो इस कविता का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मेरा कैसा एक्सप्लेनेशन लगा आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर देंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको एक बार एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो एक वृक्ष की हत्या, कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबू कवि लोग होते हैं, काल्पनिक होते हैं और वो कल्पना करते हैं। देखिए एक वृक्ष से कल्पना किस तरह की है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग कविता है, देखिएगा। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष। कहते हैं कि जब मैं घर जा रहा था और जब घर लौटा तो देखा कि बुढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। बुढ़ा चौकीदार वृक्ष का उपमा दिया गया एक पेड़ से, कि जब मैं घर लौटा तो देखा कि मेरे घर के दरवाजे पे बुढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। यानी कि बुढ़ा चौकीदार यानी कि ज़ईफ, बूढ़ा मतलब वही ज्यादा ओल्ड या पुराना। तो बुढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, यानी कि पेड़ नहीं था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जो जब हमेशा जब जाते थे सदा या जब भी जाते थे तो देखते थे कि एक बुढ़ा चौकीदार वृक्ष है जो इनके दरवाजे पे तैनात रहता था। लेकिन जब दोबारा गए कभी गए तो वहाँ देखे कि हमारे दरवाजे पे है, जो दरवाजे पे वो तैनात नहीं है, यानी कि खड़ा नहीं है। कौन? वृक्ष। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, कहते हैं कि जो शरीर बना हुआ था उसका जो शरीर का जो चमड़ा था वो पुराना चमड़ा था। नहीं देखते हैं बूढ़ा लोग जब हो जाता है, कोई मनुष्य में बूढ़ा लोग आदमी हो जाता है, उनका चमड़ा बिल्कुल है जो छुर्रीदार के तरह हो जाता है और उनका चमड़ा लगता है एकदम पुराना हो गया। लेकिन यही जवान आप लोग हैं और आप लोग अपना चमड़ा देखिएगा तो बिल्कुल है जो चमड़ा है जो ताज़ा देखने को मिलता है। तो कहते हैं पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान। कहते हैं पुराने चमड़ा को तो बना हुआ पेड़ का जो है ना, पेड़ का जो शरीर है उस पर है जो ये देखिए किस तरह से कल्पना करके बताते हैं कि उसका जो चमड़ा है वो उसका शरीर है वो पुराने चमड़ा से बना है। किसका? वृक्ष का। वही सख्त जान, और उसमें है जो कड़ा जान है। सख्त मतलब कड़ा, मतलब उसमें जान कैसा है तो कड़ा है बाबू। वृक्ष में कैसा जान है? कड़ा। ऐसा नहीं कि हम उसको छुएंगे तो बाबू है जो गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, या फूल के तरह है जो वो मतलब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह नहीं, छुरीदार खुरदरा तना मैला कुचैला। और कहते हैं कि वृक्ष का जो तना होता है वो बाबू मैला कुचैला होता है। नहीं, आप लोग अपने समाज में भी देखते होंगे कि वृक्ष का तना है जो मैला कुचैला रहता है। जिस तरह से हम लोग कपड़े को देखते हैं मट मैलापन, उसी प्रकार। और छुर्रीदार होता है, लगता है कि मतलब हम लोग ज़ईफ या बूढ़ा लोग को देखे होंगे कि उसका शरीर का जो क्या होता है, तो शरीर का जो चमड़ा होता है बिल्कुल बाबू झुर्री टाइप पर उनका चमड़ा रहता है।
और खुरदुरापन आ जाता है उनके चमड़ा पर। राइफल सी एक सूखी डाल, और कहते हैं कि डाल इस प्रकार था उस वृक्ष का, जैसा लग रहा था कि वो सूखी डाल नहीं बल्कि एक राइफल है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और कहते हैं कि उसका फूल पत्ती जो था वो लगता था का एक पगड़ी था। उसका फूल जो, उस पेड़ का जो फूल और पत्ती जो रहता था, तो एक कवि को लगता था कि वो फूल पत्ती नहीं बल्कि उनके सिर में एक पगड़ी है। पाँव में फटा पुराना जूता, और कहते हैं कि पाँव में है जो लगता है कि वो बीज नहीं है या बीज नहीं बल्कि जड़ नहीं है, बल्कि वो फटा पुराना जूता पहने हुए है। देखिए कितना कल्पना करते हैं बाबू कवि कि वो अपने जड़ में वो जड़ नहीं बल्कि वो जड़ में अपना फटा पुराना जूता पहने हुए है। कौन? वृक्ष। चरमराता लेकिन अक्षर बड़बूता, कहते हैं कि जिस तरह से चर्म रोग होता है उस तरह से वृक्ष है जो पेड़ है जो उसमें चर्म रोग के प्रकार के चर्म रोग के तरह होता है, लेकिन अक्षर बलबूता। अक्षर मतलब कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहना, विपरीत परिस्थितियों में डटा रहना। और बलबूता मतलब शक्ति होता है, सामर्थ होता है। तो कहते हैं कि भले ही लगता देखने में ऐसा कि चर्म रोग हो गया है, लेकिन अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी बाबू उसकी शक्ति है, जो शक्ति सामर्थ है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी शक्ति बनाए रखता है। जिस तरह से हम स्टूडेंट है बाबू, और स्टूडेंट लोग का काम होता है क्या कि अगर बीमार भी पड़ गए हैं तो आपको बीमार भी पड़ गए हैं तो आप भी है जो अपने एग्जाम को लेकर के है जो आप तैयारी में लगे रहते हैं, यानी कि आपका मन भी नहीं करता है फिर भी आप है जो पढ़ने पर है जो तत्पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार है जो वृक्ष है जो क्या करता है कि विपरीत परिस्थिति में, चाहे तो वो धूप हो या बारिश हो, उसमें भी वो अपना खड़ा रहता है। धूप में बारिश में, कहते हैं कि चाहे वो धूप हो या बारिश पड़े या गर्मी में या सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहते हैं कि चाहे तो वो धूप हो बाबू, चाहे तो वो बारिश बरसे या गर्मी पड़े या सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, यानी कि सदा चौकन्ना रहता है अपना खाकी वर्दी में। यानी कि पेड़ को कहते हैं कि खाकी वर्दी में पहन के है जो हमेशा चौकन्ना रहता है कि कहीं से दुश्मन ना आ जाए, उनको काट न ले, पेड़ को काट न ले, तो हमेशा चौकन्ना रहता है। दूर से ही ललकारता कौन, और कभी ललकारते हैं ये मतलब वृक्ष ललकारता है कि दूर से ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता हूँ मैं तेरा दोस्त हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कविता से क्वेश्चंस कि बताइए दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से ललकारता आपका वृक्ष है, और जवाब में क्या उसे मिलता है, तो दोस्त। यानी कि दोस्त यहाँ पर बताया गया है कि कवि का दोस्त कौन है, तो वृक्ष। कवि का दोस्त कौन है, तो वृक्ष है। तो कहते हैं कि दूर से ही ललकारता कौन, तो जवाब में आता कि मैं तेरा दोस्त हूँ, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। और कहते हैं कि मैं, कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि मैं पल भर के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए हम है जो वृक्ष के ठंडी छांव में है बैठ जाते हैं, आराम लेते हैं। हम लोग भी इसी प्रकार करते हैं बाबू, ज़्यादा गर्मी पड़ता है या धूप पड़ता है तो हम लोग जाते हैं और पेड़ के छांव में जाकर के पल भर के लिए जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, आराम करते हैं और कहते हैं आह कितना अच्छा हवा है, कितना यहाँ पर शुद्ध वातावरण है। तो ठीक उसी प्रकार कवि कुंवर नारायण जी पल भर के लिए छांव में बैठ जाते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों, अंदेशा मतलब यहाँ पर कहा गया अंदेशा, या यहाँ पर अंदेशा का माने और भी आप लोग अंदेशा लगाते हैं ना कि हो सकता है कि हम अच्छे नंबरों से पास कर जाएं, तो आप अपनी है जो पढ़ाई को तेज करते हैं और है जो उसमें विस्तृत जानकारी लेते हैं और पढ़ाई को ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो आप को अंदर से फील होता है कि हम है जो अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो कहते हैं दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में, या आशंका, अंदेशा का मतलब क्या बाबू, आशंका भी हो सकता है। तो कहते हैं कवि कुंवर नारायण जी कि दरअसल शुरू से ही हमारा अंदेशा था, शुरू से आशंका हमें लग रहा था कि कहीं एक जानी दुश्मन है। किसका जानी दुश्मन, तो पेड़ का कहीं न कहीं एक जानी दुश्मन है, उसको कोई न कोई काट देगा और उसका हत्या कर देगा। कि घर को बचाना है लुटेरों से, अगला छंद बहुत ही अहम है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको। कहते हैं घर को बचाना है लुटेरों से। घर को हमें किससे बचाना है, तो
घर को बचाना है लुटेरों से, यानी कि जो लुटेरा लोग होते हैं जो हमारे घर में आते हैं और गहना हो, गुड़िया हो या कोई भी और भी सामान हो, वो सब लूट करके लेके चले जाते हैं बाबू। तो कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर कहा गया बाबू यहाँ पढ़े कि वैसे जो ऐतिहासिक क्या हो, ऐतिहासिक डाकू हो, ऐतिहासिक क्या हो, लुटेरा हो, डाकू नहीं बाबू, लुटेरा हो। तो शहर को बचाना है नादिरों से, यानी कि नादिर कहा गया है ऐतिहासिक लुटेरा को, या कहा गया है एक कुरेर व्यक्ति। तो शहर को बचाना है नादिरों से, यानी कि शहर को किससे बचाना है, तो नादिरों से, यानी कि एक ऐतिहासिक लुटेरा है उससे शहर को बचाना है। अगर शहर को हमें लुटेरों लोग से नहीं बचाएंगे तो शहर में जितने हमारे दुकानें हैं या जितने हमारे आर्थिक संपत्तियां हैं वो सब है जो लूट के लेके चला जाएगा बाबू। और हमारा शहर का आर्थिक संपत्ति, आर्थिक स्थिति है जो खतरे में पड़ जाएगा। तो कहते हैं शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, यानी कि देश को, हमारा भारत देश है या कोई भी देश है, वो देश को बचाना है देश को लुटेरे से। अगर देश के लुटेरा कौन लोग हैं, तो वही लोग हैं जो सियासत चलाते हैं बाबू, राजनीति चलाते हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो देश को कहते हैं कि हम देश चला रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर है जो कई है जो अनेक प्रकार के है जो वो गंदे काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं या जो देश के पीछे भ्रष्टाचार काम कर रहे हैं, उसको, देश को उन लोगों से बचाना है, देश को उन लोगों से बचाना है। क्योंकि अगर देश में वैसे लोग रहा तो हमारा देश को है बाबू फिर से गुलाम बना देगा। तो ऐसा अब तो होना सरा बाबू, और नहीं होगा कभी जिंदगी में। तो ये कहते हैं कि देश को बचाना है देश के लुटेरों से, जो देश के दुश्मन है उससे देश को बचाना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। कहते हैं कि जो नदी है बाबू, बड़ा बड़ा नदी है, उसको नाला हो जाने से बचाना है। आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जाइए, देखिएगा कि जितना भी कूड़ा कचरा रहता है बाबू, वो सब जाकर के नदी में ही प्रवाह कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे नदी है जो बाबू गहरा रहता है, वो भर जाता है। तो वही कहते हैं कि जब नदी को भर दिया जाएगा तो हम लोग आने वाले समय में, आने वाले नस्ल को है जो परेशानी हो सकती है और पानी की किल्लत हो सकती है। अभी भी आप देखते होंगे अपने वर्तमान समय में कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है बाबू। हम लोग है जो फसल बढ़िया से उग नहीं पा रहा है पानी की वजह से। तो पानी को कहते हैं नदी को नाला हो जाने से बचाना है, यानी कि नदी जो है उसको भरे नहीं, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालें, बल्कि कूड़ा कचरा एक ऐसी जगह पे डाल दें जहां उसको गड्ढा बना दें, और गड्ढा बना के उसमें कूड़ा कचरा डाल करके ऊपर से है जो मिट्टी डाल दें। तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। कहते हैं कि जो हमारा शुद्ध है ऑक्सीजन है, हवा हम लोग जो लेते हैं, उसको बाबू बचाना है, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। जब बाबू धुआं हो जाएगा तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेंगे, हवा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार हो सकते हैं बाबू। आप जाइए दिल्ली में, और दिल्ली में देखिएगा क्या होता है कि वहाँ के लोग हैं जो सांस लेने में है जो दिक्कत कभी कभी हो जाती है, परेशानी आ जाती है। तो वहाँ के जो सरकार चलाने वाले हैं, वहाँ के जो कानूनदा हैं, वो सब है जो एक एक गाड़ी को है जो या मतलब गाड़ी चलाने पर प्रतिबिंब लगा देते हैं। तो गाड़ी से है जो ज़्यादा है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और से जो काफ़ी है जो हवा है जो प्रदूषित होता है। तो कहते हैं कि हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, यानी कि हमको हवा को अगर शुद्ध रखना है तो ज़्यादा पेड़ लगाएं। आप पेड़ लगाने की है जो सारे लोगों को है जो तरकीबें बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा और है उसमें हमें शुद्ध हवा देगा, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगों को प्राप्त करेगा। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। कहते हैं कि जो हमारा खाना है, खाना है जो पूर्ण पौष्टिक खाना जो हम लोग खाते हैं, चाहे चावल हो या रोटी खाते हैं हम लोग आटे से, तो कहते हैं खाना को जहर हो जाने से बचाना है। जो भी हम लोग खाते हैं बाबू, उसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या नहीं दे, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग है जो वो खाद का इस्तेमाल नहीं करें, कृत्रिम खाद। तो खाना जो है उसको हमको बचाना है जहर हो जाने से। यही कहा गया कि जो खाना अच्छा है उसको ज़्यादा हम कृत्रिम चीज़ डाल के, कृत्रिम खाद दे करके हम ना उगाएं खाने वाली चीज़ों को। अगर ज़्यादा मात्रा में हम खाद देंगे तो वो खाना जहर हो जाएगा और उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है।
बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। और कहते हैं कि जहाँ जंगल है वो जंगल को बचाना है। जब जंगल रहेगा तब बारिश होगी बाबू, जंगल रहेगा तो हमारे अनेक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ जंगल है उस जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने के, मरुस्थल हो जाने से बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और लास्ट पंक्ति में कहे हैं कि मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। देखिए बाबू, जो मनुष्य है जो मांस मदिरा खाता है या जो है जो मतलब इतना है जो मांस मदिरा और शराब में है जो अपने आप को लीन कर लेता है, अपने आप को व्यस्त कर लेता है, वो है जो घर में भी या समाज में है जो गंदे नज़र से देखने लगते हैं उसको लोग। तो कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो क्या बोलते हैं मनुष्य हैं लेकिन वो जंगली व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको उस मनुष्य को, वैसे मनुष्य को हमें जंगल हो जाने से या जंगली हो जाने से बचाना है। तो इस तरह से आपका कुंवर नारायण जी का कविता एक वृक्ष की हत्या है बाबू को कविता एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। बाबू, किस तरह से आपको कविता लगा, अच्छा लगा या आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और समझ में आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, अपने साथियों में भी शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और बाकी के लिए मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। बाकी के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।